नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका क्लास का टाइम हो चुका है और आपकी बॉटनी की क्लास ये शुरू हो चुकी है। आज हमारी बॉटनी की ये सेकंड लास्ट क्लास होगी, इसके बाद एक क्लास और होगी और आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिल सकें और आप लोग अच्छे से ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे और धीरे धीरे आपका सभी सब्जेक्ट का ऐसा ही सिलेबस ख़त्म होता रहेगा। आज फ्राइडे है तो आज के बाद आपकी कल छुट्टी रहेगी और संडे को टेस्ट होगा आपका। आज भी आपका टेस्ट हुआ था दिन में और अब आपका टेस्ट संडे को होगा, ठीक है। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास अपनी शुरू करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे जिससे कि और लोग आ सकें, ठीक है। और चलिए अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। इसमें 2-4 टॉपिक रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 6CO2 + 12H2O 6CO2 + 12H2O gives out C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आपसे अगर पूछे क्वेश्चन में कि क्या इक्वेशन होती है, मतलब 6CO2 और 12H2O मिल करके क्या बनाते हैं, आपका C6H12O6 6O2 और 6H2O बना लेते हैं, ठीक है। इसको C6H12O6 ये क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ये किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है तो लाइट और क्लोरोफिल की, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, केवल लाइट होगी, तब भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है तो लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ याद करने की है वो आप लोग याद करेंगे। ये आपकी इक्वेशन याद करने वाली है और इक्वेशन याद कर लेंगे तो आपका डेफिनेशन याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे डेफिनेशन याद हो जाएगा तो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, पौधे प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, हमने बताया नहीं, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल के साथ क्रिया करके, CO2 और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, वो ये पे आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो 11th-12th वाले देख लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट आपका C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। और यही आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, नीचे आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, यहाँ पे आज आपकी जो 11th क्लास वाले बच्चे देख रहे होंगे उनका आज एग्रोनॉमी का क्लास भी चलेगा, ठीक है। उनका एग्रोनॉमी का क्लास भी चलेगा, तो वो लोग अभी इस क्लास के तुरंत बाद एग्रोनॉमी का क्लास होगा तो वो देखेंगे आके, ठीक है। प्रिस्टले क्या होता है, प्रिस्टले ने क्या कहा था, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेलजार में चूहा और पौधे का प्रयोग किसने किया। बेलजार में चूहे और पौधे का प्रयोग किसने किया तो प्रिस्टले ने किया, ठीक है। प्रिस्टले ने किया। आगे बात करते हैं ड्यूटरोचैट। ड्यूटरोचैट ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, क्या बताने वाले, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे तो ड्यूटरोचैट थे, ठीक है। ये कुछ वैज्ञानिक थे, वो आप लोगों को पता चल गए होंगे। अब क्लोरोफिल के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C। तो इनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद करेंगे। इसके फॉर्मूले में 5 चीज़ रहती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। इसमें जो क्लोरोफिल A होता है इसमें क्या होता है, C55, H72, O5, N4 और Mg। तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे इसको। जैसे आप लोग को तो ये पता होगा CHON Mg, ठीक है।
एक तरह से याद करेंगे, और दूसरी तरह से 55 72 5 4, ठीक है, 55 72 5 और 4, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। 55 72 5 4, 55 70 6 4 और 35 32 5 4। ऐसे आप लोग 4-5 बार बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। हमने भी ऐसे याद किया था, हमने ऐसे ही याद किया था 55 72 5 4 70 और 55 70 6 4, मतलब 55 72 5 4, 55 70 6 7 और 35 32 5 4, ये इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। और CHON MG ये तो होगा ही हर एक में, तो C55 H72 O5 N4 और MG, ठीक है। ऐसे ही क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी में लिखा हुआ है। मेयर ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं पौधे, ऐसा किसने बताया, तो मेयर ने बताया था, ठीक है। सीने बियर ने क्या बताया था, सीने बियर ने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था इन्होंने, जो पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, ठीक है। सीने बियर ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो कौन थे, सीने बियर, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेंगे। र्यूमेन और कॉमेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। र्यूमेन और कॉमेन ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है, ठीक है। र्यूमेन और कॉमेन ने क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, तो वो जल से आती है, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो क्लोरेला सेबाल और ऑक्सीजन 18 पर किया था, 18 पर, ठीक है। ईगन हाउस ने क्या बताया था, ईगन हाउस में बताया था कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण में शुद्ध करते हैं, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, ईगन हाउस ने क्या बताया था, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण को शुद्ध करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, हमने आपको बताया था ना, 6CO2 + 12H2O, ठीक है, 12H2O, ठीक है। तो यही आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसी को मिलाकर के 6CO2 + 12H2O को मिलाकर के ही तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना, तो इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा हो गया, CO2 और H2O, वो यहाँ पे लिखा है, देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए रॉ मटेरियल CO2 तथा जल होता है, ठीक है। H2O को हम जल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से 2 अभिक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये प्रकाश लाइट रिएक्शन है ना, तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख दिया। दूसरा, इसकी खोज किसने की, तो हिल ने की थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, हिल रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, तो लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, तो एल जी करके हमने आपको पढ़ाया था पहले भी, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है, अर्थात ये कहाँ पर कब होगी, दिन में या रात में, तो ये रात में होगी, ठीक है। और इस अभिक्रिया की खोज किसने की, ब्लैकमैन ने की, ठीक है, ब्लैकमैन, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और एक काम और किया था ब्लैकमैन ने, वो भी आपका यहीं पे लिख दिया है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, तो ब्लैकमैन ने। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, तो ब्लैकमैन ने दिया। और ये डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। अब अप्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन जो होती है वो प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, बल्कि प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब अप्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाशीय अभिक्रिया पर नहीं करती है निर्भर, ठीक है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो प्रकाशीय अभिक्रिया का उत्पाद बनता है लास्ट में, जो प्रोडक्ट बनता है इधर, उस पर निर्भर करती है। अब आप लोग पढ़ेंगे C3 चक्र जो होता है, या C3 प्लांट के बारे में। इसकी खोज किसने की, इंपॉर्टेंट है, केल्विन ने की थी, ठीक है। और इसीलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं या केल्विन चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। C3 पौधों का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो PGA होता है। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे, C3 पौधों का मुख्य उत्पाद क्या होता है, PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसको बोलते हैं। C3 पौधों में CO2 RuBP के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, C3 पौधों में CO2 किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो RuBP के साथ, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा वैसे समझाने लगे पूरा आपका अभिक्रिया द्वारा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हम लोगों के पास अभी है नहीं, ठीक है। आप लोग क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी की चीज़ें आपको सारी चीज़ें
आपको पॉइंट में दे देंगे, ये आप लोग केवल याद करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। C3 पौधों में CO2 ग्लाइकॉन होता है तो RUBP होता है। यह चक्र किस में होता है? C3 जो चक्र चलता है वो डाइकॉट प्लांट में चलता है। अब आगे बात करते हैं C4 प्लांट की। C4 का दूसरा नाम क्या होता है? हैच एंड स्लैग चक्र, ठीक है, हैच एंड स्लैग चक्र इसका दूसरा नाम होता है। इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C2 जो C4 पौधों में CO2 ग्लाइकॉन होता है तो PEP होता है, फॉस्फोइनॉल पाउरवेट। और ये कहाँ पे होती है? तो मोनोकॉट प्लांट में होती है। कैम प्लांट के बारे में बात करते हैं। कैम की सबसे पहले फुल फॉर्म कैजुरेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल, ठीक है, कैजुरेशियन एसिड मेटाबॉलिक चक्र इसको बोलते हैं। ये पौधे उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, या होती ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट प्लांट, ठीक है। कैम प्लांट कौन से होते हैं? ये पौधे उस स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा नहीं होती है, तो इन पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट प्लांट। जीरोफाइट प्लांट किसे कहते हैं? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहाँ पे पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत कम होती है। अब सामान्यतः पौधों के रंध्र कब खुलते हैं? दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे आप लोग सही से। सामान्यतः जो पौधों के रंध्र होते हैं, रंध्र वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है तो आप लोग लिख लेंगे। सामान्यतः पौधों के जो रंध्र होते हैं वो कब खुलते हैं? दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। लेकिन कैम प्लांट जो होते हैं ये अपवाद हैं, इनके उल्टा इनका काम होता है, इनके रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल नागफनी और सतावर। क्रेंज एनाटॉमी की बात करते हैं। क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो C4 प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है? C3, C4, कैम या सभी? तो C4 प्लांट में पाई जाती है। अब प्रकाशीय शोषण की बात कर ले रहे हैं, फोटो रेस्पायरेशन की बात कर ले रहे हैं। ये अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में होती है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाशीय शोषण किस में होता है? तो C3 प्लांट में होता है। ये हानिकारक अभिक्रिया होती है, ठीक है, लाभदायक नहीं होती है, हानिकारक अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया 3 कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे आपका PCB आप लोग होते हैं, PCM, PC, PAG, तो PCM से आप लोग याद कर लेंगे, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये प्रकाशीय शोषण किस किस में पाया जाता है? ऑप्शन अगर आपको देगा, पेरोक्सिसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, या इनमें से ये तीनों। तो अब लोग क्या बताएंगे? प्रकाशीय शोषण जो होता है इन तीनों में होता है, ठीक है, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आयरन और मैग्नीशियम की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो Fe एंड Mg, मतलब आयरन और मैग्नीशियम की। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस में होता है? फोटोसिंथेसिस जो होता है सबसे अधिक लाल रंग में होता है और सबसे कम हरे रंग में होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है और सबसे कम हरे रंग में होता है, ठीक है। पौधे का संरक्षित भोजन क्या होता है? स्टार्च, मतलब जो पौधा अपना भोजन इकट्ठा रखता है वो किसके रूप में रखता है? तो स्टार्च के रूप में। और जंतु का संरक्षित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। पौधे यूरिया को एमाइड के रूप में लेते हैं, मतलब पौधे, क्वेश्चन पूछता है पौधे यूरिया को किस रूप में लेते हैं? तो एमाइड के रूप में लेते हैं। और नाइट्रोजन और अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्रोजन और अमोनिया को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा और किसके रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। पौधों में खाद्य जो पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अब सीधा सीधा आपसे पूछ दिया जाता है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट की वैल्यू कितनी होती है? तो 700। फोटोसिंथेसिस सेकंड की वैल्यू कितनी होती है? तो 680। श्वसन की बात करते हैं, आपका चैप्टर अगला है श्वसन, ठीक है। श्वसन जो होता है वो इसका उल्टा होता है, ठीक है, अभी आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले श्वसन क्या होता है? भोज्य पदार्थों को विखंडित करके उनसे रासायनिक ऊर्जा के उपयोग के लिए विमुक्त करने वाली अपूर्ण नियंत्रित क्रिया श्वसन कहलाती है। ये आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा इसकी डेफिनेशन, इसलिए आप लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप याद करेंगे। आंतरिक श्वसन क्या होता है? इसमें कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। आंतरिक श्वसन क्या होता है? इसमें कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है। एग्जाम्पल जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। सबसे अधिक ऑक्सीकरण किस में से होता है? तो
कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन जो होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। और सबसे कम ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो फैट का होता है, ठीक है। अब बाह्य श्वसन की बात करते हैं, ठीक है। एक आंतरिक श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन होता है। बाह्य श्वसन किसके द्वारा हो सकता है, तो रंध्र के द्वारा, लेंटिसेल के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा, इन सब के द्वारा हो सकता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण को फ्लोटिंग श्वसन कहते हैं, ठीक है। और जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन, ठीक है। दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक, इसमें प्रोटीन और फैट का प्रयोग होता है। रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है यहाँ पे, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, ठीक है। ऑक्सीश्वसन मतलब ऑक्सीजन का प्रयोग होगा, इसमें ऑक्सीश्वसन है। और अनऑक्सीश्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको बता दे रहे हैं। ऑक्सीश्वसन, इसमें 4 अभिक्रियाएँ होती हैं, ये याद करने वाली हैं, ठीक है। जो ऑक्सीश्वसन होता है इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं, 4 अभिक्रियाएँ होती हैं, और ये आप लोग इसको याद कर लेंगे। ग्लाइकोलिसिस किस में क्या है, ऑक्सीश्वसन है ये, ठीक है। ऑक्सीश्वसन है ये, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहते हैं, ईएमपी या इम्बेडेड मेयर पाथवे। जो ईएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इम्बेडेड मेयर पाथवे, ठीक है। तो इसमें आप लोग यह रख लेंगे, ऑक्सीश्वसन की 4 अभिक्रियाएँ कौन कौन सी हैं ये आप लोग रख लेंगे, ठीक है। ऑक्सीश्वसन की 4 अभिक्रियाएँ कौन कौन सी हैं ये आप लोग रख लेंगे। कौन कौन सी हैं, ग्लाइकोलिसिस, या इसको ईएमपी भी कहते हैं, ईएमपी की फुल फॉर्म इम्बेडेड मेयर पाथवे होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। तीसरा क्रेब्स चक्र और टीसीएस साइकिल, ठीक है। चौथी होती है हमारी ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसमें जैसे ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या होता है, ईएमपी पाथवे, ठीक है। यह कोश का द्रव में होता है, मतलब ये कहाँ पे होता है, कोश का द्रव में होता है। यह क्रिया ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों प्रकार के जंतुओं में होती है, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीश्वसन में भी होता है और अनऑक्सीश्वसन दोनों प्रकार के जंतुओं में ये होता है। अनऑक्सीश्वसन वाले जंतुओं में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही पाई जाती है, ठीक है। अनऑक्सीश्वसन वाले जंतुओं में क्या पाया जाता है, केवल ग्लाइकोलिसिस ही पाई जाती है। और ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड, इसका फॉर्मूला CH3COCOOS, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी, कुल एटीपी इसमें 10 बनते हैं, ठीक है। कुल एटीपी इसमें 10 बनते हैं। इसमें डायरेक्ट 4 एटीपी बन जाते हैं और इनडायरेक्ट 6 एटीपी बनते हैं। ऐसे ही आपके पॉइंट पूछे जाते हैं, वही हमने आपको यहाँ पे लिख के समझाने की कोशिश की है। अब इसमें खर्च करने के बाद कितना एटीपी बचता है, तो 8 बचता है, ठीक है। नेट गेन ऑफ एटीपी इज इक्वल टू 8। डायरेक्ट एटीपी इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में डायरेक्ट एटीपी कितने हैं, 4 हैं। डायरेक्ट एटीपी में 2 एटीपी खर्च हो जाता है, तो हमारा नेट गेन ऑफ डायरेक्ट एटीपी 2 हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, इस सब क्रिया का मुख्य या अंतिम उत्पाद एसिटाइल कोएंजाइम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसका मुख्य उत्पाद क्या आता है, मुख्य अंतिम उत्पाद आप लोग याद कर लेंगे। एसिटाइल को एंजाइम को जोड़ने के लिए, एसिटाइल को एंजाइम को जोड़ने के वाला एंजाइम कहते हैं, ठीक है। एसिटाइल को क्या कहते हैं, एंजाइम को जोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स चक्र इक्वल टू एसिटोकाइल एसिटाइल को एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेब्स चक्र और टीसीए की बात कर लेते हैं। यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। क्रेब्स चक्र का मुख्य अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। इस अभिक्रिया अनऑक्सीश्वसन वाले जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ये अभिक्रिया जो होती है अनऑक्सी वाले श्वसन में नहीं पाई जाती, जो ऑक्सीश्वसन करते हैं उन्हीं में पाई जाती है। क्रेब्स चक्र में कुल 24 एटीपी बनते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लेंगे। ईटीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह पर होता है। इसमें इनडायरेक्ट एटीपी को डायरेक्ट एटीपी में बदल देता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आपको अभी तक पढ़ाया, ग्लाइकोलिसिस में 10 बने, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में 6 हो गए, क्रेब्स चक्र में 24। तो ईटीएस हमारा टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। इसमें से 2 हमारा खर्च हो गया था, तो 38 बचा, ठीक है। अब 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 40 एटीपी बनती है ऊर्जा, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को ये सब कुछ समझा दिया गया है, उसी में से पॉइंट यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जैसे ईटीएस के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ईटीएस के सभी एंजाइम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण पर, ठीक है। ईटीएस में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। ईटीएस में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन को नहीं होगा, यहाँ पे का होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है क्लोरोफॉर्म और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है ये। तो यहाँ पे लिख दिया है क्लोरोफॉर्म और फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले श्वसन दर घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। पहले श्वसन दर घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। किसी भी बीज के गोदाम में जाने से क्या होता है, मतलब किसी भी बीज के गोदाम में जाने से क्या होता है, तो दम घुटता है वहाँ पे जाके, ठीक है। सफोकेशन प्रोसेस हो जाती है। श्वसन को रोकने वाले रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो 3 रासायनिक पदार्थ हैं, साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि श्वसन को रोकने वाले रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन दे देगा साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सभी, तो सभी हो जाएगा। अब अनॉक्सिक श्वसन की बात कर लेते हैं। अनॉक्सिक श्वसन करने वाले जंतु में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है और CO2 तथा C2H5OH में बदल जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। जीवाणु और मांसपेशियों में अनॉक्सिक श्वसन होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अनॉक्सिक श्वसन कहाँ पे होता है, तो जीवाणु में और मांसपेशियों में। जब आप लोग कभी दौड़ते हैं तो पेट के नीचे से थोड़ा दर्द सा होने लगता है, वो इसीलिए वहाँ पे अनॉक्सिक श्वसन होता है और लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे जब आप लोग दौड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा दर्द होने लगता है, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे अनॉक्सिक श्वसन हो जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। तो जीवाणु और मांसपेशियों में अनॉक्सिक श्वसन होता है और इसमें ग्लूकोज CO2 तथा लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग इस लाइकेन की, ठीक है। लाइकेन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और लाइकेन में कवक और शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। लाइकेन में क्या पाया जाता है, तो लाइकेन में कवक और शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। लाइकेन में क्या पाया जाता है, तो लाइकेन में कवक और शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। और लाइकेन में कवक और शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल और कवक के बीच जो लाइकेन में संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सहजीवता कहते हैं। पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, लाइकेन में क्या क्या पाया जाता है, तो कवक और शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कौन है, तो लाइकेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लवक जो है आपका लाइकेन कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होता है। कवक इसमें जनन करता है और श्वसन जो शैवाल होता है वो खाना बनाता है, ठीक है। मतलब शैवाल दोस्त को क्या कहते हैं, फैकोबायोन, और कवक दोस्त को माइकोबायोन कहते हैं, ठीक है। अब लाइकेन क्या होता है, किसका सूचक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइकेन किसका सूचक होता है, तो सूचक मतलब इंडिकेटर होता है, तो किसका होता है, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का। एग्जाम्पल इसका क्लोरीनिया, असनीनिया और एवर्नीनिया, ठीक है। खाने वाला लाइकेन कौन सा होता है, क्लोरीनिया और आपका रेंजिफेराइना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो रेंडियर मास इसका दूसरा नाम होता है। और दूसरा नाम इसका दूसरा नाम रेंडियर मास तथा तीसरा नाम इसका क्या होता है, परमिलिया होता है, ठीक है। रेंडियर मास और परमिलिया इसके नाम होते हैं। नीली डाई प्राप्त करने वाला जो लाइकॉन होता है, लाइकेन, नीली डाई किससे प्राप्त होती है, तो रोसीला और कॉर्टोरिया से आपकी नीली डाई प्राप्त करती है, ठीक है। नीली डाई प्राप्त करने वाले कौन हैं, नीली डाई प्राप्त करने वाला लाइकेन। इसका ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि नीली डाई कौन से लाइकेन से प्राप्त होती है, तो रोसीला और कोर्टीरिया, ठीक है। रोसीला और कोर्टोरिया, ठीक है। इससे आपकी जो है नीली डाई प्राप्त होती है, ठीक है। नीली डाई किससे प्राप्त होती है, तो आप लोग याद कर लेंगे इसको। और ये आपकी PDF यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। चलिए, आपको जो अगली क्लास बता रहे थे वो भी हम यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आज आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहीं पे ऐसे ही बैठेंगे, अभी हम वो दूसरा PDF खोल रहे हैं, तो वहाँ से आपको दूसरी क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब आज आपका कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अभी टाइम आपका पूरा हुआ नहीं है, 22-23 मिनट की क्लास चली है और आपका ये ख़त्म हो गया है। तो वो आपका जो अगला लेक्चर है वो भी हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसका PDF 1 मिनट में अभी खोल रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे आप लोग, ठीक है। 1 मिनट का वेट करेंगे और उसका PDF अभी हम खोल रहे हैं यहाँ पे। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा अगला PDF है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग
2-3 टॉपिक और बचे हैं तो वो भी आपके यहाँ पे ख़त्म करा दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करेंगे यहाँ पे, और आप लोग क्लास को शेयर कर देंगे जिससे कि और लोग आपके जुड़ सकें यहाँ पे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें 2-4 टॉपिक और बचे हैं केवल, और आपका क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आज आपका फ्राइडे है तो इस वीक में आपका ये बॉटनी का ख़त्म हो गया। और चलिए इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। सबको पता होगा ना, ये तो हम लोग पहली क्लास में करा देते हैं। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। तो इसके पिता कौन हुए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हुए, ठीक है। जीवाणु नाम किसने दिया, तो एहनबर्ग ने दिया। आधुनिक जीवाणु विज्ञान, जीवाणु के पिता कौन है, मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया जिसके पिता कौन है, रॉबर्ट कोच हैं, ठीक है। जर्म थ्योरी किसने दी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दी थी, तो लुईस पास्चर ने दी थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने दिया, जोसेफ लेक्चर ने दिया, ठीक है। जोसेफ लेक्चर ने दिया था। जीवाणु एक कोष की प्रोकैरियोटिक होते हैं तथा इसको मोनेरा में रखा गया है। मतलब जीवाणु को किस में रखा गया है, तो मोनेरा में रखा गया है। ये कैसे होते हैं, एक कोष की होते हैं, एक कोष की प्रोकैरियोटिक होते हैं ये, ठीक है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक संरचना पाई जाती है जो हमने आपको पहली क्लास में बताया था, मीजोसोम, ठीक है, जो श्वसन का कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में श्वसन का कार्य कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, उसकी जगह मीजोसोम होता है, वो श्वसन का कार्य करता है। जीवाणु में नाभिक नहीं पाया जाता है, ठीक है। जीवाणु में नाभिक भी नहीं होता है, नाभिक की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोड होता है, ठीक है। नाभिक जैसी एक संरचना होती है वो कौन सी होती है, तो न्यूक्लियोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है। सबसे छोटा जीवाणु कौन होता है, तो डाइलेस्टर होता है। सबसे बड़ा जीवाणु यू प्लस कीएम होता है, ठीक है, यू प्लस कीएम होता है। सबसे छोटा जो जीवाणु होता है वो डाइलेस्टर होता है, और सबसे बड़ा जीवाणु क्या होता है, यू प्लस कीएम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जीवाणु की सेल वॉल। जो जीवाणु की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो ये म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान। इसको क्या क्या कहते हैं, NAGBAM, ठीक है। पौधों की सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपको पता होगी, सेलुलोज की बनी होती है। कवक की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। जीवाणु का आकार देखते हैं हम, आकार 3 प्रकार के होते हैं। जीवाणु 3 तरह के होते हैं, एक गोल होते हैं, एक रॉड जैसे होते हैं, और एक कोमा जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब जो गोल होता है उसको क्या कहते हैं, कोकाई कहते हैं। गोल बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोकाई कहते हैं, ठीक है। रॉड जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, बैसिलस कहते हैं। और कोमा जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम वाइब्रो कहते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया में गमन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया में गमन होता है फ्लैजेला द्वारा, ठीक है। बैक्टीरिया में गमन किसके द्वारा होता है, तो फ्लैजेला द्वारा होता है। फ्लैजेला के आधार पर जो बैक्टीरिया होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक एट्राइकस होता है, जब जीवाणु के ऊपर फ्लैजेला पाया न जाए, मतलब ए का मतलब एब्सेंट आप लोग कर सकते हैं, ए का मतलब एब्सेंट, ठीक है। मतलब जब जीवाणु के ऊपर फ्लैजेला पाया ही ना जाए, ए मतलब एब्सेंट से याद रख लेंगे, जब फ्लैजेला हो ही ना तो उसको क्या कहेंगे, एट्राइकस। और जब जो फ्लैजेला पाया जाए, एक तरफ केवल फ्लैजेला पाया जाए तो मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। एम्फीट्राइकस क्या कहते हैं, जब दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला पाया जाता है तो उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं, ठीक है। और पेरिट्राइकस मतलब चारों ओर से वो घिरा हो फ्लैजेला से, तो उसको हम पेरिट्राइकस कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु थे वो हमने आपको सॉइल साइंस की क्लास में ही बता दिया था, तब भी आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोसोमोनास वगैरह। बाय की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कौन कौन से, एजेक्टोबैक्टर और क्लैबिसेला। आपसे पूछिएगा क्वेश्चन के बाय की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं, तो एजेक्टोबैक्टर और क्लैबिसेला, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में कौन सा जो है वो स्थिरीकरण करता है, तो क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम को हम क्या कहते हैं, क्लास्ट्रीडियम खाने को जहरीला बना देता है, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम जो होता है वो खाने को जहरीला बना देता है। दलहनी फसलों में कौन सा होता है, राइजोबियम होता है, सभी लोगों को पता होगा। और बिना दलहनी फसलों में कौन सा होता है, फ्रैंकिया होता है। बैक्टीरिया को अभिरंजित करने की विधि क्या होती है, इसमें केवल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग याद करेंगे। जो अभिरंजित क्रिया को किस विधि द्वारा किया जाता है, तो क्रेसियन ग्राम विधि द्वारा, ठीक है। जीवाणु की अभिरंजित क्रेसियन जो है ग्राम विधि द्वारा होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव यहाँ पे लिख दिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ये जीवाणु क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन विलयन में भंजित हो जाते हैं,
और ये वॉयलेट रंग धारण कर लेते हैं, ठीक है, वॉयलेट रंग धारण कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव, और ये नहीं करते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो ई कोलाई, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन होता है, ई कोलाई, ठीक है, इस्चरएसिया कोलाई। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो बड़ी आंत के कोलन भाग में पाया जाता है अपनी, ठीक है, बड़ी आंत के कोलन भाग में पाया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता कौन है, तो पॉल बर्ग हैं, ठीक है। अब इसके होने वाली कुछ बीमारी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉलरा या हैजा, ये किसके कौन सा बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है, तो विब्रो कॉलरी, ठीक है, विब्रो कॉलरी। डिसेंट्री, ये साइजीनेला डिसेंट्रिकाटिस, ठीक है। निमोनिया किससे द्वारा होता है, तो डिप्लोकोकस नॉमिन। ऐसे ये सारे आपके लिखे हैं, आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ परजीवी जीवाणु होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो थायोबैसिलस और थायोथ्रिकस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग जब आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप लोग इसमें पढ़ लेंगे। जीवाणु में रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक होता है और अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल जो होता है वो 4 प्रकार से होता है, ठीक है, 4 प्रकार से होता है। और जैसे बाइनरी फिजन, ठीक है, ये सबसे सामान्य होता है और सबसे अधिक यही होता है, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन, ठीक है। अब कवक की बात करते हैं, ठीक है, कवक की बात कर लेते हैं। और कब आपका बैक्टीरिया जो है वो इतने में से ही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। कवक की बात करते हैं, कवक कैसे होते हैं, तो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अपने भोजन जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो भोजन नहीं कर पाएंगे। कवक कैसा होता है, तो परपोषी होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के जंतु को क्या कहते हैं हम लोग, मृतोपजीवी, मतलब सेप्रोफाइट इसको बोलते हैं। कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। कवक में हाइफी और माइसिलियम पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाइफी और माइसिलियम या हाइफी किस में पाया जाता है, तो कवक में। ऑप्शन आपसे दे देगा कवक और शैवाल बैक्टीरिया वगैरह, तो आप लोग लगाएंगे कवक में हाइफी पाया जाता है, माइसिलियम हाइफ इसमें ही पाया जाता है, ठीक है। अब कवक से कुछ होने वाली बीमारी देख लेते हैं, कवक से होने वाली बीमारी, ठीक है। सबसे पहले जो अगैती जुलसा होता है, ठीक है, अगैती जुलसा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मतलब अगैती जुलसा किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा। कौन सा कवक होता है जिसके द्वारा आपका ये अगैती जुलसा होता है आलू में, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। पछैती जुलसा मतलब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस से, ठीक है। बर्ट बीमारी आलू में किसके द्वारा होता है, सिनकाइटीरियम के द्वारा होता है। गेहूं में रस्ट आपका कौन से कवक के द्वारा होता है, तो पक्सिनिया कवक के द्वारा होता है। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन किसके द्वारा होता है, कोलियोट्राइकम के द्वारा, ठीक है। ये सब कवक हैं। और जैसे दाद जो बीमारी होती है, ठीक है, अब वो थोड़ी जंतुओं के ऊपर बात कर लें, ये सब प्लांट के भी बता दिए। अब जंतुओं में जैसे दाद बीमारी होती है रिंगबॉर्न, ये ट्राइकोफाइटन कवक से होती है, ठीक है। कवक से एर्गोटिन या एरेगोट नाम का नशीला पदार्थ प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि कवक से नशीला पदार्थ कौन सा प्राप्त होता है, तो क्लेबिसेप परप्यूरिया, ठीक है। ये एर्गोटिन या एरेगोट नाम का नशीला पदार्थ होता है, जिस और उस कवक का नाम क्या होता है, मतलब एरेगोट या एर्गोटिन नामक जो नशीला पदार्थ होता है वो किस कवक से प्राप्त होता है, तो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। अब जिब्रेलिक एसिड कवक से प्राप्त होता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड किससे प्राप्त होता है, कवक से प्राप्त होता है। और जो जिब्रेलिन हार्मोन की बात करें यहाँ पे, तो जिस कवक से प्राप्त होता है जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेला फ्यूजेरी फोराई से, ठीक है। मतलब जिब्रेलिन हार्मोन यहाँ पे कवक से प्राप्त होता है, कौन से कवक से प्राप्त होता है, तो जिब्रेला फ्यूजी फोराई से, ठीक है। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है इसकी कमी से फूलिश सीडलिंग या बेकेन बीमारी हो जाती है, इंपॉर्टेंट है। कवकों का वर्गीकरण देख लेते हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एग्जाम्पल इसका याद कर लेंगे, म्यूकर, म्यूकर को किस में रखा गया है, तो फाइकोमाइसिटीज में। और एस्केमाइसिटीज में इसको सैक फंजाई भी कहते हैं, एग्जाम्पल ईस्ट और पेंसिलियम, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज इसमें मशरूम होता है, ठीक है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज इसमें क्लब फंजाई
वगैरह आता है। खाने वाले कवक कौन कौन से हैं, तो इसमें 3 खाने वाले कवक हैं। MLA से आप लोग याद कर लेंगे, मार्चेला, लाइकोपोडियम और एग्रीकस। एग्रीकस को ही हम लोग मशरूम कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला कि खाने वाले कौन से हैं, ठीक है। खाने वाले और जहरीले, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। खाने वाले आप लोग MLA से याद कर लेंगे, मार्सेला, लाइकोपोडियम और एग्रीकस, ठीक है। जहरीला कवक कौन सा है, तो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया और एमिनाटा, ठीक है। अब इरगोटिन या इरेगोट के बारे में अभी हमने आपको पीछे लिखा दिया है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ एंजाइम हैं, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है, तो सैक्रोमाइसिस जो सेरेबेसी होता है उससे हमारा इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त होता है। एमाइलेज जो लार में पाया जाता है ये एस्परजिलस ओरजी से प्राप्त होता है, ठीक है। जाइमेज जो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी से ये प्राप्त होता है। सेलुलोज जो होता है ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होता है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये किससे प्राप्त होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है ये एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है। फ्यूमेरिक एसिड होता है राइजोपस स्टॉलनिफर से प्राप्त होता है। कुछ एंटीबायोटिक हैं, जैसे एंटीबायोटिक की खोज किसने की, तो सब लोगों को पता होगा बैक्समैन ने की, और इसीलिए इनको जो है सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो पेनिसिलिन थी, ठीक है। ये कवक से प्राप्त हुई। 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था, ठीक है। एंटीबायोटिक जो नाम दिया था इन्होंने इसीलिए, ठीक है। यह 20वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख खोज है। 20वीं शताब्दी का क्वेश्चन पूछ लिया कि 20वीं शताब्दी का सबसे प्रमुख खोज कौन सा है, तो एंटीबायोटिक वाला, ठीक है। शैवाल की बात करते हैं अब लोग हम। शैवाल के अध्ययन को सबसे पहले क्या कहते हैं, तो फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके पिता कौन है, FE फ्रेड्स हैं। आधुनिक भारतीय शैवाल के पिता कौन है, तो MOP आयंकर हैं। कीचड़ में पाया जाने वाला शैवाल कौन है, तो कारा है, ठीक है। चारा कारा कुछ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो है। एपिजोइक क्या होता है, जंतु के ऊपर पाया जाने वाला शैवाल, इस कौन है, क्लेडोफोरा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, जंतु के ऊपर पाया जाने वाला शैवाल कौन है, तो क्लोडोफोरा है, क्लेडोफोरा। इंडोजोइक क्या होता है, जंतुओं के अंदर परजीवी होता है, जैसे जू क्लोरेला, ठीक है। जू क्लोरेला शैवाल हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। परजीवी शैवाल की बात करते हैं तो सेफेल्यूरियास, यह कहाँ पाया जाता है, तो चाय की पत्तियों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, सेफेल्यूरियास यह कहाँ पे पाया जाता है, तो चाय की पत्तियों में पाया जाता है। नास्टॉक शैवाल कहाँ पे पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा समूह में पाया जाता है, ठीक है। एनाबीना शैवाल ये एजोला नामक फर्न की पत्ती में पाया जाता है। एनाबीना शैवाल कहाँ पे पाया जाता है, तो एजोला नामक फर्न की पत्ती में पाया जाता है। नास्टॉक और एनाबीना यह क्या है, साइकस के कैरेलॉइड जड़ में पाया जाता है, ठीक है। नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बारे में बात कर लें थोड़ी, तो BGA का दूसरा नाम क्या होता है, तो साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। BGA का दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। BGA में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में। और जो हेट्रोसिस्ट होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, ठीक है। एग्जाम्पल इसके नास्टक, एनाबीना और रुफायरुलीना, ये BGA के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रुफायरुलीना में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। यह क्या है, तो BGA है। हरे शैवाल की बात करते हैं अब हम लोग, जैसे क्लोरेला, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। लाल शैवाल आपसे सीधा सीधा पूछता है इनमें से कौन सा हरा शैवाल है, तो ऑप्शन में मिलेगा क्लोरेला, वो आप लोग लगा देंगे। लाल शैवाल ये समुद्र में सबसे गहराई में पाया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछे समुद्र में सबसे गहराई पर पाया जाने वाला शैवाल कौन सा है, तो लाल शैवाल। अगाल अगार जो है ये लाल शैवाल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे अगार अगार किससे प्राप्त होता है, तो ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। भूरा शैवाल, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। भूरे शैवाल से क्या प्राप्त होता है, तो आयोडीन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल इसका लेमिनेरिया। ब्रोमीन की बात करें, यह रोडोमेलिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक और बचते हैं, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। हार्मोन की बात करें, हार्मोन में से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे की वृद्धि को घटाया बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम 2 तरह के पढ़ेंगे,
हार्मोन क्या होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनसे क्या होता है, ये पौधों की वृद्धि को या फिर बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे। ठीक है, इस दो प्रकार के ये हम पढ़ेंगे, घटाने वाले और बढ़ाने वाले। ठीक है, अब वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन कौन कौन से, क्वेश्चन यहीं पे आपका पूछ लिया जाता है कि पौधों इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको आंसर लगा देंगे। जैसे ऑक्सीजन है, सबसे पहले हम पौधों की बढ़ाने वाले, जो वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन की बात करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो FW बेंट ने की थी। ऑक्सीजन के लिए अवीना, ठीक है, कर्वेचर टेस्ट दिया गया था। ठीक है, अवीना कर्वेचर टेस्ट दिया गया था। अवीना कर्वेचर टेस्ट किसके लिए दिया गया था, क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये ऑक्सीजन के लिए दिया गया था। ठीक है, ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है, ठीक है, तथा लेटरल डोमिनेंस को रोकता है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है ये, और लेटरल डोमिनेंस को रोकता है। ये हमने आपको एपिकल और लेटरल वाला टॉपिक पहले बताया था। ठीक है, मतलब एपिकल डोमिनेंस मतलब ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा भी होगा, ऑक्सीजन पौधों की लंबाई में बढ़ाता है, मतलब लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक ऑक्सीजन, प्राकृतिक IAA और IBA। IAA की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इंडोल एस्टिक एसिड, IBA की इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। कृत्रिम ऑक्सीजन मतलब संश्लेषण जो है NaA और 2,4-D। ठीक है, इनका भी काम वही होगा। Na को नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड कहते हैं, और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो और एस्टिक एसिड। ठीक है, अब 2,4-D और NaA। आगे बात करते हैं दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन की। ठीक है, जिब्रेलिन या GA3 की, ये भी हमारा पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी, तो कुर्सवा ने की थी। ये किससे प्राप्त होता है, तो कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, किस कवक से प्राप्त होता है, हमने पीछे आपको बताया था, जिब्रेला फ्यूजिकोलाई नामक कवक से ये प्राप्त होता है। इस हार्मोन के कारण जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, बेकैन बीमारी या फूलिश सीडलिंग। यहाँ पे हार्मोन की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप लोग जब PDF आपको मिले तो HARMONE लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे अब हम PDF में सुधार नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी में आपका बनाया गया है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इंटरनोड को बढ़ाना होता है। ठीक है, और अब साइटोकाइनिन की बात करते हैं। यह हार्मोन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है और लेटरल डोमिनेंस को बढ़ाता है। ठीक है, ये इसका उल्टा कार्य करता है, एपिकल को तो रोक देगा और लेटरल को बढ़ा देगा। एथाइलिन यह गैसीय हार्मोन है, इसका प्रयोग फल पकाने में कराते हैं। ठीक है, इसके द्रव को क्या कहते हैं, तो एथेफोन कहते हैं। अब्सेसिक एसिड ABA यह पौधों के हानिकारक अभिक्रिया करता है। ठीक है, यह पत्तियों को गिराता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पत्तियों को कौन सा हार्मोन गिराता है, तो आपका एब्सेसिक ABA एसिड गिराता है, या वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम कर देता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाला हार्मोन कौन है, तो एब्सेसिक एसिड। अब आपका एक पॉइंट ये कल बच गया था, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये आपका बच गया था, केवल यही बचा है और आपकी क्लास फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्लास और कोर्स सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट आपका टॉपिक है, तो इसको और आप लोग पढ़ लेंगे। जो ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो क्या होता है, मतलब पौधों में जल का वाष्प के रूप में बाहर आना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो पौधों को हम लोग एक्स्ट्रा वाटर दे देते हैं वो बाहर निकलता है, तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, पौधे 99% पानी वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। मतलब पौधे 99% पानी जितना आप लोग देते हैं उसका 99% पानी अपना वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं और 1% पानी अपने यूज करते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको पीछे बताया था बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, एल्गी वगैरह, तो उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं था, इसलिए उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिए। ठीक है, उसमें जो कुछ आपको याद करना है वो हम आपको बता दिए। ठीक है, उसमें समझाने वाला कुछ था ही नहीं, तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिए। आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है ना, इसीलिए। अब जिसमें समझाने वाला है वो हम समझा दे रहे हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो वाष्पोत्सर्जन में 99% जितना भी आप लोग पानी देते हैं, जैसे 1 गिलास पानी दिया तो उसका 99% पानी वो
वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा और 1% पानी उसका पौधा यूज कर लेगा। ठीक है। अब पौधे के वाष्पोत्सर्जन में मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जैसे सबसे पहले रंध्र द्वारा, लेंटिसेल द्वारा और क्यूटिकल द्वारा। रंध्र द्वारा जो होता है मतलब रंध्र को ही स्टोमेटा कहते हैं। 80 से 90% रंध्र द्वारा होता है। मतलब सबसे अधिक जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा, मतलब स्टोमेटा द्वारा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रंध्र के द्वारा कितना आपका वाष्पोत्सर्जन होता है? तो 80 से 90%। लेंटिसेल द्वारा 3 से 9% और क्यूटिकल द्वारा 1%। इस ये डाटा याद कर लेंगे आप लोग। अब पौधों में वाष्पोत्सर्जन सभी वायवीय भाग द्वारा होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दे देगा, जो जड़ होती है उसके द्वारा, मतलब रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, फ्लावर के द्वारा, या सब वायवीय भाग के द्वारा। तो वायवीय भाग के द्वारा। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, सामान्यतः जो रंध्र होते हैं वो दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? कैंप प्लांट। ये हमने आपको पीछे भी बताया था, अब तो वो ही सब है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की दर किस में मापते हैं? वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापते हैं? वाष्पोत्सर्जन की दर तो पोटोमीटर से मापते हैं। ठीक है। रंध्र का आकार, मतलब वाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापते हैं? तो पोटोमीटर से मापते हैं। और रंध्र का आकार किससे मापते हैं? तो पोरोमीटर से मापते हैं। यहाँ पोटो है या पोरो है, तो आप लोग सही से देख लेंगे। ठीक है। ABA हार्मोन, इसको क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे, ABA मतलब स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं? तो ABA को कहते हैं। ये रंध्र बंद कर देता है। ठीक है, रंध्र को ये बंद कर देता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। गटेशन क्या होता है? जब पानी पौधों में द्रव या बूंद के रूप में बाहर निकलता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, जब पानी पौधों में द्रव या बूंद के रूप में बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो गटेशन कहते हैं। ठीक है। गटेशन किसके द्वारा होता है? हाइडेथोर्स के द्वारा गटेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गटेशन किसके द्वारा होता है? तो हाइडेथोर्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल, चावल, टमाटर, रुई, रुई को घुइयाँ वगैरह भी कह देते हैं, तो वही है ये सब। अब आगे बात करते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग किस में होती है? तो टाड़ में होती है। ठीक है। पौधों में रंध्र के खुलने व बंद होने में कौन सा आयन मदद करता है? तो पोटेशियम आयन। ठीक है, K+ आयन पौधों के रंध्र को खुलने और बंद होने में मदद करता है। ठीक है। इवेपोरेशन की दर किसके मापते हैं? तो इवेपोरीमीटर से मापते हैं। और फोटोमीटर से हम लाइट की तीव्रता मापते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। आपकी PDF जो है वो सब कुछ आपका जितना भी आपके कोर्स में है, मतलब आपके 11th या 12th क्लास में जितना भी आपका सिलेबस है वो हम आपको पूरा ख़त्म करा चुके हैं। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। आज आपका सैटरडे है, तो आज आपका फ्राइडे है ना? हाँ, फ्राइडे है। तो अभी आपकी थोड़ी देर में क्लास जो है उसकी चलेगी, हमारी 11th क्लास की एग्रोनॉमी की। तो उस क्लास में सभी लोग जुड़िए। और सैटरडे को आपकी छुट्टी रहेगी, संडे को आपका टेस्ट होगा। ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों तक वीडियो शेयर करते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।